Welcome to the Founder Debate Show, Series 1, Episode 2। आज भी हमारे साथ ओमकार गेस्ट है और हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। आई नो कि बहुत लोग ने बहुत मैसेज किए, कमेंट किए कि पहले एपिसोड में छोटे मोटे कहाँ ना कहाँ मिस्टेक निकले हैं। तो मैं ऐसे बिलीव करता हूँ कि हम कुछ गलती होती, हम गलती से ही सीखते हैं, इसलिए हम जितनी गलती हुई हम सेकेंड एपिसोड में वो सब कुछ नहीं होएगा। और अब सेकेंड एपिसोड में बहुत नई और इनोवेटिव चीज है, बहुत चीजें चेंज हो चुकी है। अब उस हिसाब से हम हमारा सेकेंड एपिसोड का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ ओमकार आपसे। तो ओमकार, क्वेश्चन के पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फर्स्ट एपिसोड के बाद का रिस्पॉन्स कैसा है? उसके बाद का तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। बहुत लोगों ने डीएम्स किया मुझे पर्सनली कि ये आपका हम्म। जो एपिसोड आपने किया और सेपरेट इनिशिएटिव के साथ हमें भी एक क्लियरिटी आई हम्म। कि ये सेम चीजें हम भी फेस कर रहे हैं, तो हमें कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ ये सब पार्ट हम्म। जो हम करियर में सेट हम जब मिलता है सो तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हम्म। कि नहीं ये सबके साथ होता है, तो ऑब्वियसली तो उनको भी ठीक हम्म। लगा। प्लस उनने भी कुछ हम्म। सजेशंस दिए कि आप नेक्स्ट वीडियो ऐसा बनाओ, नेक्स्ट वीडियो वैसा बनाओ, ये हम्म। टॉपिक्स को कवर करो। तो मैंने उनको बोला कि ओके, हम्म। हम सब कवर करेंगे। अभी तो जस्ट पहला एपिसोड था, धीरे धीरे हम दूसरे एपिसोड में भी कवर करेंगे। और हाँ, मुझे रिस्पॉन्स तो बहुत सारे आए और मैं खुश हुआ कि पहली बार हमने कुछ की और उसका जैसा रिस्पॉन्स आया। उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग सोचा कि और हम इसके अकॉर्डिंग हम कुछ और एक्स्ट्रा करेंगे और सही से करेंगे। तुम्हें कैसे रिस्पॉन्स है? और मुझे भी पहले स्टार्टिंग में लगा नहीं था कि इतना सही रिस्पॉन्स आएगा। और जो मैंने सोचा था कि ये जो इश्यूज है हम शेयर करेंगे, किसी ना किसी को हेल्प होगी, वो एक्चुअली हुआ। लिंक्डइन पे तुम राइट। मेरे अकाउंट पे चेक करोगे ना, जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ पे दो लोगों ने मेंशन भी किया है कि ब्रो तूने जो टॉपिक निकाला है, कोई डिस्कस नहीं करता लेकिन ये सब चीजें होती है और तू पहली बार कुछ ओपन अप होके बात कर रहा है, ऐसा कुछ दो अलग अलग कमेंट है। तो मुझे वो चीज का एक कॉन्फिडेंस आ गया, चलो मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ, ये द फाउंडर डिबेट का जो मीनिंग है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें इसमें लाखों में व्यूज नहीं चाहिए, लेकिन जो हमें देख बराबर। रहे हैं उसके बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, हम वो बराबर। एम से, और वो अपना मोटिव है। तो वो चीज सक्सेस हो रहा है, तो वो चीज मुझे अभी पसंद आई कि मैं बोला अभी ठीक है, मैं सेकेंड एपिसोड और धमाकेदार होएगा और जो स्टार्टिंग में मिस्टेक हुई वो अभी रिपीट नहीं होगी। तो बहुत अच्छा कि बहुत एक्सपीरियंस लोग था। तो सोशल मीडिया पे, वैसे बहुत लोग सोशल हम्म। मीडिया पे जस्ट नॉर्मली अपने सक्सेस दिखाते, तो अपना स्ट्रगलिंग फेस नहीं बताते। एंड वो सक्सेस देख के सबको लगता है कि सिर्फ ऑब्वियस। मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मेरे साथ ही मैं ही हम्म। स्ट्रगल कर रहा हूँ। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। हर हम्म। हर कोई स्ट्रगल करता है, हर कोई स्टेज से जाता है, बस वो बताते नहीं। तो हमने इनिशिएटिव लिया कि हम बताएं हम्म। कि नॉर्मली पैसा होता है एवरी एजेंसी फाउंडर के साथ। सिर्फ एजेंसी फाउंडर्स नहीं, हर कोई जो इस फील्ड में है, जो खुद से कुछ हम्म। करना चाह रहे हैं, तो वो इनिशियल फेज में जो स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं, वो ऐसा लगता है कि सिर्फ उनके साथ ही हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है। बस कोई हम्म। बताता है क्योंकि सबको ऑब्वियसली ग्लैमर दिखना है इस सोशल मीडिया पे। सबको दिखना है कि हाँ भाई मैं कर चुका, लेकिन एक्चुअल हम्म। में और जो पास्ट होता है, जो बैकग्राउंड होता है, वो बहुत अलग। सो हम्म। इस एपिसोड के थ्रू हम वो क्लियर कर रहे हैं। और इस जैसे नॉर्मल टॉक जो हम लोगों को पहुंचाना चाहते हैं कि हाँ ये सबके साथ होता है, तो आप उसमें से कोई अलग नहीं हो, आप सब एक जैसे हो बस। और ये चीज भी मैं सबको भूलना चाहता हूँ, सबको लग रहा है कि हम सिर्फ बैठ गए, कैमरा ऑन किया और ये सब शूट कर दिए। ये किसको नहीं पता है कि इसके पहले हमने शूट किया, मतलब 3 बार शूट किया, 3 बार हम फेल हुए। और एपिसोड 1 शायद से हमने वेनसडे को भी ट्राई किया था, थर्सडे को ट्राई किया था, फिर हम फाइनली सैटरडे को शूट किए। और सैटरडे को जो शूट हुआ 3 दिन के बाद, तो वो हमने फिर एडिट करके अपलोड किया। तो सबको लगता है कि भाई ये बनाना भी हमारे लिए भी इजी नहीं है, हम भी अपनी एजेंसी का वर्क, क्लाइंट का वर्क छोड़ के ये चीज के लिए बराबर। हम टाइम निकाल, तो ये भी हमारे लिए एग्जैक्टली। डिफिकल्ट है। लेकिन हम एक बोलते हैं ना, एक फेस पे स्माइल रखो और लेट डू इट, जो फेस होएगा हम हैंडल कर लेंगे। तो हम अभी हम राइट। अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अपनी एजेंसी को कॉम्पिटिटिव मार्केट में अलग कैसे किए? तो ये मुझे मेरे क्लाइंट्स भी सेम सवाल पूछते हैं कि मुझे तो दूसरी एजेंसी भी ऑफर कर रहे, सेम प्राइस, सेम
सेम सर्विसेज तुम क्या अलग कर रहे हो। सो उसमें से मेरा एक पॉइंट होता है जो मैं सबसे अलग से बोलता हूँ कि मैं जब भी अपने सोशल मीडिया को हैंडल करूंगा, हम एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर टीम मेंबर को आपके सोशल मीडिया पे हम काम करने बिताएंगे। ये कोई ऑटोमेशन नहीं होता, ना कोई हम्म बॉट्स होते हैं। इट्स प्योर मैनुअल वर्क, हम्म जहाँ पे एक पर्टिकुलर टीम मेंबर बैठ के आपके सोशल मीडिया को हैंडल कर सकते हैं। And इसके थ्रू जो आपको रीच मिलती है, जो आपको एंगेजमेंट मिलती है, पूरी ऑर्गेनिक होती है, ना कोई बॉट एंगेजमेंट होती है, ना कोई पेड एंगेजमेंट होती है। तो ये मैं पॉइंट अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, ये पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं जब भी कुछ व्हाट डिफरेंट यू डू प्रेस्टन अदर्स, जो कोई मुझे पूछता है तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई मैं जो भी एंगेजमेंट करूंगा, जो भी करूंगा आपकी प्रोफाइल पे, तो पूरा मैनुअल होता है। ना कोई एंगेजमेंट, जो पेड एंगेजमेंट्स होते हैं वो नहीं होते, ना कोई बॉट्स होते। सो हम्म ये मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। उसके उससे क्या होता है कि जो क्लाइंट्स पे मेरे प्रोफाइल पे एंगेजमेंट्स होती है, रीच होती है, वो प्योर ऑर्गेनिक होती है। जो इंटरेस्टेड लीड्स पे हम्म आती है वो बॉट्स नहीं होते। तो इंटरेस्ट एक्चुअल में कोई इंसान होता है उसके पीछे जो इंटरेस्टेड है आपके सर्विस। सो ये हम्म ऑर्गेनिक एंगेजमेंट इसमें हेल्प करता है मेरे क्लाइंट्स को कि उनका प्रोफाइल ऑर्गेनिकली ग्रो। सो ये मैं करता हूँ कंपेयर टू अदर एजेंसीज जो मैं ऑर्गेनिक एंगेजमेंट कर रहा हूँ। तुम क्या करते हो, तुम कैसे अपने क्लाइंट्स को डिफरेंशिएट बेसिकली करते हो रेगुलर। ओके, सो बेसिकली मेरा तीन मेन की पॉइंट है, मेरी अलग स्ट्रेटेजी है। सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो ये शायद से तुम्हें भी पता रहेगा कि मेरे इन हाउस एक प्रोडक्शन हाउस है और इवेंट कंपनी है। तो राइट। मेरी वो इन हाउस है पूरा, वो पहले अलग अलग पूरी कंपनी थी, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस अलग था और इवेंट कंपनी अलग थी। जब से एजेंसी स्टार्ट किया तो मैंने फिर उसको इन हाउस ही कर लिया। लाइक वहाँ पे भी मैं वर्क करता हूँ, एस टीम हो गया, कुछ वीडियोस हो गए, वो वहाँ पे भी हमारा वर्क चलता रहता है, वो एजेंसी के थ्रू भी चलता है और वो इंडिविजुअल भी काम करता है। लेकिन वो मेरा की पॉइंट है कि मेरे पास खुद का है, मेरी खुद की टीम है। ये मेरा सबसे मेन चीज है। और राइट। सेकंड चीज है कि जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है वो बहुत यूनिक रहती है। अभी भी हम जो वीडियो बना रहे हैं अपनी एजेंसीज के लिए, ये हम खुद को ही प्रमोट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहे हैं, यहाँ से हम राइट। दिख रहे हैं। तो हम एक यूनिक में आ ही गए, मतलब कुछ अलग कर रहे दूसरी एजेंसी से। राइट। और सबसे और एक अच्छी चीज है कि मेरे पास पीआर है, वो खुद का है। मेरे पास कम से ओके। कम 10 मीडिया हाउस है जो मैं वायरल एरा के पार्टनरशिप में, मीडिया हाउसेस, तो वो डिजिटल मीडिया है, जो अच्छे खासे उनके भी फॉलोवर्स है, वो मैं उनके साथ पार्टनरशिप कर लिया हो, तो वो भी मेरा एक इन हाउस हो गया। तो मेरे को भी एक वो एक अच्छा चीज लगा और ये मेन अच्छी चीज है। और जितना है कि मैं लिंक्डइन पे और इस पे इंस्टाग्राम पे, लाइक सोशल मीडिया पे, मेरी एक टीम अलग है जहाँ पे सिर्फ वो वायरल एरा को ही प्रमोट करती है, मतलब क्लाइंट का टीम अलग है एंड वायरल एरा को एज ब्रांड प्रेजेंट करने के लिए वो एक टीम अलग है। तो ये मेरे टीम पॉइंट है कि ये अलग अलग है। और मेरे छोटे मोटे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, इन हाउस इवेंट्स होते रहते हैं, या कुछ गेट टुगेदर हो गया तो वहाँ पे कुछ स्पॉन्सरशिप दे देना, मतलब फिजिकल भी हो गया एंड ऑनलाइन भी हो गया, ऑफलाइन एंड ऑफलाइन। तो थोड़ा मैं ट्राई करते रहता हूँ कि यूनिक कुछ करते रहो। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे अलग ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि भाई कुछ तो यूनिक मैं कर सकूँ। तो ये मेरे अभी तीन चीज है, लाइक कस्टम स्ट्रेटेजी हो गया, इन हाउस प्रोडक्शन हाउस और इवेंट्स हो गए, पीआर हो गया, नाइस। और खुद की सोशल मीडिया टीम है वाइरल एरा की, वो एक अलग हो गए। ये मेरे अलग स्ट्रेटेजी है, टीम बेसिक। अच्छा अच्छा अच्छा। सो मीन्स आप जब भी ऐसा कोई स्ट्रेटेजी यूज करते हो, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी आपने यूज की जो आपको स्केल करने में हेल्प की, मतलब जो एजेंसी नॉर्मली चल रही थी वो स्केल हो गई, ऐसा कुछ अलग से आपने कोई स्ट्रेटेजी हम्म यूज की। मैंने सबसे स्टार्टिंग की बात करता हूँ, तो तब भी मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज की थी कि मैं स्मॉल प्रोजेक्ट बहुत लेता था। और ये आजकल की प्रॉब्लम है कि बहुत एजेंसी वाले हैं ना, वो क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट बड़े प्रोडक्ट, मतलब बराबर। प्रोजेक्ट्स लेंगे, हम डायरेक्ट ये प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, हम ये सेल करेंगे। मैंने थोड़ा यूनिक क्या किया कि कुछ ई कॉमर्स हो गए, खुद के प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किए, लाइक ड्रॉप नाइस। शिपिंग हो गया,
मैंने पहले वो सब खुद के छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए, वहां से मैंने प्रॉफिट अर्न किया, तो मैं वो दिखा सकता हूँ कि ये मैंने किया और मैं इसमें प्रॉफिट इतना आ सका। तो ऑब्वियसली मेरे कुछ तो मार्केटिंग में मेरा सक्सेस हुआ रहेगा, तो मेरा इतना प्रोडक्ट में राइट। 16-17 लाख की सेल्स आ रही है, तो कुछ तो हुआ रहेगा। तो एक वो चीज रहता है। और जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट कभी कभी निकालते रहते हैं, तो मैं वो उनके राइट। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो गए या कौन से कैफेस हो गए, उनके लिए कुछ फ्री वीडियो शूट हो गया। मतलब स्टार्टिंग में मैंने फ्री बहुत किया है, मैंने समझ लो कि 3-4 महीने ना नए क्लाइंट्स के लिए मैंने फ्री काम किया है। तो उनको भी ट्रस्ट बिल्ड होता है कि नई एजेंसी है लेकिन इसका काम अच्छा है। तो ये स्केल एजेंसी स्केल करने में ये बहुत अच्छा हुआ। और एक सबसे अच्छी बात है कि अपना कनेक्शन, हम रेफरेंस देते हैं, माउथ टू माउथ, राइट। वर्ड टू वर्ड रहता है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म देती है। परफॉर्म में क्या ही देती है, बट यूज टू है कि ऑब्वियसली हम अपने फ्रेंड्स सर्कल हो गए, उनको बोल रहे, वो किसी थर्ड को बोल रहे, वो चीज से हमें स्केल हो जाता है। और एक चीज है कि स्टार्टिंग में हम पेड एडवर्टाइजमेंट भी मैंने रन की थी, लाइक सर्विस के हो गए कि हम ये वीडियोस बना के, एंड पेड एडवर्टाइजमेंट हो गया। और ऑब्वियसली जो अपना ओल्ड मेथड है, आउटरीचिंग हो गया, मैसेज करना हो गया, कोल्ड कॉल करना हो गया, ये। और मैंने सबसे मेन मेरा ये था कि एक दूसरी एजेंसी के साथ कोलैब करना, जैसे ये राइट। हमारी भी एजेंसी कोलैब भी है, राइट। तो हम दोनों साथ में मिलके कुछ कर रहे हैं तो हमें अच्छे खासे ग्रोथ हो सकती है। और पार्टनरशिप करना हो गया एजेंसी के साथ ही। और इफ कौन से कॉलेज में फेस्ट चालू है तो उनको बोल देना कि तुम्हारे पूरा मार्केटिंग हम फ्री में कर देंगे। तो ऐसे ओके। छोटे मोटे, ऐसे नहीं कि फटाक से ग्रोथ हो जाती, लेकिन छोटी छोटी नहीं, एक धीरे एक धीरे। स्टेप हमें खुल जाता है। तो ये चीज तुमने कैसे की? सेम जो तुमने बोला, सेम ऑलमोस्ट मेरे भी वही टेक्निक्स यूज हम्म। किए थे। जैसे कि कोलैबोरेशन हो गए, मेन तो कोलैबोरेशन हो गए। तो मैं भी कोशिश किया कि जितने भी ऐसे नॉर्मल एजेंसीज होते हैं उनसे भी कोलैबोरेट करूँ। इवन मैं बड़े बड़े एजेंसीज को पिच किया, पर आई थिंक वो इंटरेस्टेड नहीं थे मतलब कोलैबोरेट करने के लिए। और जैसे तुम हो, मैं हो, और बहुत सारे हमारे जैसे एजेंसीज है, उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया। तो उससे क्या होता है कि उनकी ऑडियंस भी हमारे साथ एंगेज हो जाती है, प्लस अपनी रीच और बढ़ जाती है मार्केट में। हम हमारी विजिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो मैंने कोलाबोरेशन किए, प्लस मैंने रेफरल प्रोग्राम चालू किए, एक टाइप से एफिलिएट मार्केटिंग चालू किया, जहाँ पे मेरे पुराने क्लाइंट्स थे। हम्म। मैंने उनको बोला कि अगर आप मुझे रेफर करते हो और आपके थ्रू कोई क्लाइंट आता है, तो मैं आपको इतना का डिस्काउंट दे दूंगा, या इतने सर्विस में एक्स्ट्रा करूंगा जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो उससे क्लाइंट भी एक्साइटेड होते हैं, उनका भी प्रॉफिट हो जाता है, प्लस हमारा भी प्रॉफिट हो जाता है। तो एक रेफरेंस मैंने कर दिया सेपरेट टाइप। दूसरा कोलाबोरेशन किए, इससे नेटवर्किंग करना चालू किया। मैं जितने की कोशिश किया कि मैं नेटवर्क हम्म। इवेंट्स में जा सकूं और आप वहाँ पे अपनी नेटवर्किंग कर सकूं। वहाँ पे मोस्टली अपने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं कि अपने कार्ड्स दे। और भले वो आज कल में मुझसे कनेक्ट ना करे, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मुझे कॉल आ जाते हैं कि हमें आपसे काम करना है या आपकी सर्विस क्या है, कुछ ना कुछ एक टाइप से मेरा कनेक्शन से बन जाता है। हम्म। सो इवेंट्स पे जाना बहुत मैंने चालू किया है, प्लस कोलैबोरेशन, प्लस रेफरेंस। इससे थ्रू मेरे खाना का स्केलिंग हुई। एंड ऑब्वियसली आउटरीच, तो जैसा तुमने बोला कि आउटरीच करना इट्स अ पार्ट, ये जैसे का डेली पार्ट है। सो आउटरीच तो नॉर्मली है ही। पर उसके अलावा मैंने ये 3 स्टेप्स मैंने फॉलो किए, जहाँ पे मेरे इवेंट्स को थोड़ा बूस्ट अप हो। तुमने जो अभी बोला, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रेटेजी है, जितने फाउंडर्स है जो छोटे मोटे एजेंसी के, और ये जो आउटरीच वाला पॉइंट है, कोल्ड कॉल हो गया और रेफरेंस हो गया, वो इम्पोर्टेंट है भाई। तुम उसके बिना तुम एजेंसी कैसे स्टार्ट करोगे? तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें आउटरीच तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भाई प्यासे कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास तो नहीं आएगा। ये यही चीज है ना। तो भाई अभी बराबर। हम क्या, हमें क्लाइंट चाहिए। अभी बड़ी बड़ी कंपनी हो गई तो हम तो ऐसे बैठ के बोल तो नहीं सकते कि वो मेरे पास सामने से आएगा। भाई उसके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग अपना प्रोफाइल हाँ, रहना कोई चाहिए, भी, पोर्टफोलियो हाँ, रहना कोई भी चाहिए। कंपनी बड़ी हो, वो क्लाइंट को अप्रोच खुद को करना देते हैं। क्योंकि क्लाइंट्स को 10 लोग और हाँ। अप्रोच कर रहे हैं, तो आप लोग को सामने से हम कोशिश करना चाहिए कि हाँ तो भाई, हम सबसे पहले अप्रोच करें। ऐसे होता है। हाँ तो यही हो गया। तो ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो अभी नए नए, अभी मुझे नाम नहीं लेना है, बट एक जो इन्फ्लुएंसर्स है, अच्छे खासे फॉलोअर्स है उनके,
वो दूसरी ट्रिक दिखाते कि आप ऐसे करो, आप पेड सॉफ्टवेयर खरीदो, वहां से लीड मिल जाएगी। तो कौन सा एक वेबसाइट भी है क्या, लीड एपीआई करके, कौन सा, कि वहां पे कुछ पैसा भरो तो आपको डेटा लाके देगी। अरे भाई वो डेटा लाके देगी, डेटा लाने के बाद भी तुम्हें ही ईमेल अप्रोच करना। मार्केटिंग करनी है। और क्या पता कि भाई आप अप्रोच कर रहे हो और आपको मिलेगा। इससे अच्छा आप अपना लोकल से स्टार्ट करते हो, तो आपको तो पता तो है ना कि एक्स वाई जेड जगह पे इसकी शॉप है, वो मेरे को रिप्लाई नहीं दे रहा, तो मैं उसको सामने जाके मिल सकता हूँ। ये राइट। भी चीज है। लेकिन बोलते हैं ना कि इन्फ्लुएंसर यही है ना, वो इन्फ्लुएंस अच्छे से कर लेता है कि ये चीज है। और भाई वो लोग यही सब चीजें हम जो फ्री में बता रहे हैं, अभी ये अपना ब्रॉडकास्ट चल रहा है, ये फ्री में यूट्यूब पे है, रील्स पे है, और वो लोग यही चीज का कोर्स बना के बेच रहे हैं। कितने में, 1,000, 3,000, 4,000, ये और बहुत, लोग वो पच्चीस खरीद भी हजार रहे हैं। हाँ 25,000, भाई वो पचास खरीद हजार भी में रहे भी हैं। लोग ले रहे हैं। वही भाई, मैं जब तो मैंने वही सोचूं। इनिशियली जब स्टार्ट किया था मैंने, सो मैंने भी कोर्स लिया था, यही 20-25 हजार का। तो हाँ, लोग लेते हैं, लोग समझते हैं कि अरे ये तो हमें फ्री में नहीं मिल जाएगा, जी ये जो नॉलेज है ये तो फ्री मिल हम्म, जाएगा। बस क्या है ना कि हम जब इन्वेस्ट करते हैं पैसा, सो हमारे माइंडसेट बन जाते हैं कि अरे हमने कुछ इन्वेस्ट किया है, सो हमें काम करना है। जब कुछ चीज फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं रहती, सो हम ना उसको लाइटली लेते हैं थोड़ा, कि अरे फ्री में तो है, हम्म, कर ले। सबकॉन्शियसली हम यही सोचते हैं, भले कॉन्शियसली आप ऐसा ना बोले कि अरे फ्री में तो चलना है, पर जब सबकॉन्शियसली की बात करते हैं तो हम माइंड में अपना ये होता है कि जो फ्री में है तो कर ले के बाद। लेकिन अगर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, भले 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं वो इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी, तो आप कहा ना का एक एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा टाइम देने लग जाते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट आई हम्म, थिंक कहा ना का वो हेल्प करती है कि आप उसमें लगे रहते हैं ऐसा। प्लस आपको एक मेंटरशिप मिलती है कि कोई भाई। आपको गाइड कर रहे हैं। तो कोर्स लेना हम्म, बुरा नहीं है, पर सही मेंटर चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत लोग बेचे भाई बैठे मैं, हैं ये हाँ, नॉलेज के लिए, वैसा। मैं सो वो अगेंस्ट में बोल रहा हूँ कि कोर्स ना लो। भाई पहले तुम उसका बैकग्राउंड तो चेक करो कि उसके कितने बिजनेस है, क्या एजेंसी चला रहा है, उसके क्या प्रोजेक्ट नहीं, है, आप वो देख लो कहा ना। का मेरा ये कहना है। हमारा कहाना का क्या होता है कि कभी कभी बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं जो जिनकी एजेंसी सक्सेसफुल है, वो लोग भी हम्म, कोर्सेज बेच रहे हैं। और जब आप उनका कोर्स हम्म, लोगे, सो क्या बोलते हैं, उनका कोर्स इतना वर्थ नहीं होता। और ये मैंने कोर्स लिया है कोई हम्म, इन्फ्लुएंसर से, मैं नाम नहीं रखता ऑब्वियसली, बैन है। लेकिन एक लड़की है, एक उसका एजेंसी बहुत सक्सेसफुल है, फ्रीलांसर, नाम नहीं लिया। सो उसके भी कोर्सेज बहुत अच्छा। बहुत लोग बेचते हैं, पर जब जब उनका आप उनसे रिव्यूज लोगे कि किससे खरीदे, वो लोग बोलोगे भाई कुछ नहीं है, नॉर्मल रेस्ट ऑफ। सो जब भी लो 10 लोगों से पूछो, रिव्यूज लो, फिर जाके कोर्स लेना। और मेरा तो ये मानना है कि भाई तुम कोर्स ले रहे हो, सिर्फ वो हम्म, आप वीडियो में देख रहे हो, वो समझा रहे हैं, वो चीज आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगी, वो चीज आपको ई बुक से भी मिल जाएगी। तो राइट। आप पहले एक बार ट्राई तो करो कि तुम, ईमेल मार्केटिंग है तो एक बार खुद से ट्राई तो करो कि हाँ भाई मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ। फिर जाके आप किसी मेंटोर जिसको आता हो उसको जाके पूछो, या फिर कोर्स खरीदो। आता बहुत बीता कुछ बहुत नहीं, लोग। ये अपना ये। हम्म, हाँ, ये एक्चुअली इंडियन लोग का माइंडसेट है। ये एक रीजन है कि ये लोग खरीदते नहीं है हम्म, इंडियंस में, कि जब तक हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हम्म। ये माइंडसेट है इंडियंस की, मैं नहीं डायरेक्ट एक्चुअली बोलता ये हूँ। सिर्फ इंडियंस जैसे, का नहीं, बट एक्चुअली ओवरऑल का ही है कि हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो अच्छा, अब एक बात ही है हम्म, ना, करने वाला करके चला जाते हैं, और देखना से देखते हम्म, रहे। भाई अभी मैं ऐसा वो कास्ट एंड ऑल की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जितने जैन और गुजराती के बेटे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है, अपने बेटे को ऐसे ओपन छोड़ देते हैं कि तेरे को आज से घर से खर्चा पानी बंद, तेरे को जो करना है कर, बिजनेस कर, पैसा लेके आ। तो क्या करते हैं कि वो हाथ पैर मारने देते हैं कि भाई तू हाथ पैर मार, डूबेगा तो डूबेगा, लेकिन तू हाथ पैर मारेगा नहीं तो स्विमिंग कैसे सीखेगा। तो ये चीज है। तो मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि बुक्स रीड करो। आप कुछ भी स्टार्ट करने वाले हो उसके पहले बहुत मल्टीपल बुक है, वो बुक रीड करो। वहां पे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। और जैसे स्पेसिफिक एक दो बुक है, मैंने उसके लिंक भी बायो में दे दिए, एक बार वो रीड करो। क्या पता वो एक
100 रुपए की बुक तुम्हें अच्छे खासे प्रॉफिट कमा के भी दे दे, तो एक बार वो रीड कर लेना और उसका फीडबैक हो गया वो आप चाहिए तो यूट्यूब के कमेंट पे डाल देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो अब हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर कि फेलियर को कैसे हैंडल किया। डिप्रेस हो गए, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। डिप्रेशन तो एक्चुअली डिप्रेस तब होते हैं, मीन्स मेरा मानना है कि जब हम कुछ करते नहीं। तो अगर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग देन यू आर डिप्रेस। एंड द ओनली सॉल्यूशन ऑफ जब हम जब ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि अरे कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, और फेलियर पे फेलियर आ रहा है, फेलियर पे फेलियर आ रहा है, सो हम सिर्फ ओवर थिंक करने लग जाते हैं। तो सिर्फ उसका सोल्यूशन यही है ओवर थिंकिंग का, कि ओवर डूइंग। जितना ओवर थिंक करोगे कुछ फायदा होना नहीं। आप ओवर काम करो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो। सो जब मुझे फेलियर्स आते हैं, मैं पहला बैठता हूँ। एक्चुअली मैं 2 दिन 3 दिन सिर्फ बैठा रहता हूँ। मैं सिर्फ वॉक करता हूँ। वॉक करता हूँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वॉक करूंगा। फिर फोन वोन हाथ में नहीं रहेगा, सिर्फ वॉक करूंगा। उससे तो एक होता है कि मैं माइंड क्लियर हो जाता है पहला, जितना भी स्ट्रेस है निकल जाता है बॉडी से। और फिर एक डोपामिन हल्का सा मिल जाता है मुझे, मेरा माइंड क्लियर हो जाता है। फिर मैं बैठ के सोचता हूँ कि गलती कहाँ पे हुई, क्या कुछ हो गया। उसको बैठ के मैं एनालाइज करता हूँ कि क्या हुआ, कहाँ से हुआ। एक पीछे से एक डोमिनोज इफेक्ट बैकवर्ड से लेता हूँ कि अच्छा ये हुआ, ये क्यों हुआ, फिर वो हुआ तो वो क्यों। कहा ना कहा मैं एक पॉइंट पे आके बैठ जाता हूँ कि ओके ये क्यों रीजन था, एक रीजन क्यों था। आई थिंक मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मेरे अंदर कुछ इश्यूज है। तो मैं उस इश्यूज पे काम करने लग जाता हूँ। और वो 1 दिन 2 दिन के बाद में कभी कभी महीने महीने निकल जाते हैं उसमें इश्यूज पे काम करते रहते। लेकिन कहा ना कहा मैं खुद पे काम करता हूँ, मैं खुद पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जब तक हम मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब तक मैं खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तब तक मैं फेल होते रहूंगा, तब तक मैं ऐसा ही डिप्रेस होता रहूँ। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ खुद पे और बोलता हूँ कि ओके मुझे इस पे काम करना है। अब एग्जाम्पल जैसा अभी मुझे पता है कि मैं ज्यादा दौड़ नहीं सकता, जल्दी थक जाता हूँ। तो क्यों थक रहा हूँ? क्योंकि मेरा वजन बढ़ गया है। वजन क्यों बढ़ा? क्योंकि मैं वर्कआउट नहीं करता। तो ऑब्वियसली मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। सो वैसा ही मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फेलियर है, तो मैं उसको ऐसे में एनालाइज करता हूँ, पूरा ब्रेक डाउन करता हूँ, माइनर माइनर चीजों पे ब्रेक डाउन करता हूँ। ब्रेक डाउन करने के बाद हर इस पे मैं काम करने लग जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मिस्टेक वापस से रिपीट ना हो। ऐसे बहुत से बड़े बड़े मिस्टेक्स हुए मेरे साथ, तो मैं वापस से रिपीट ना करूँ, मैं उसमें कोशिश करता हूँ और उसको एज अ लेसन लेता हूँ कि वापस से लाइफ में रिपीट ना हो। और अगर बाई चांस हो भी गई, वापस से मुझे बहुत बुरा लगता है यार, वापस से मैं सेम मिस्टेक रिपीट। तो फिर वही सेम चीजें रिपीट करता हूँ मैं कि वापस से ये स्टेप्स करूँ, वापस से खुद को कोशिश करूँ कि इम्प्रूव करूँ, कहाँ ना कुछ मेरे अंदर स्किल्स की कमी है, उस स्किल्स पे काम करूँ और वापस से मिस्टेक्स का भी रिपीट ना हो। ये करता हूँ। तुम कैसे करते हो? तुम जब फेलियर होता है तुम्हारी लाइफ में तो क्या करते हो? ओके, मैं मुझे कुछ एजेंसी में ऐसे फेलियर होता है तो सबसे बड़ी चीज है कि मैंने 3 चीज में मैं फेल हुआ हूँ। कि मेरी सबसे पहली चीज है कि क्लाइंट को बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देने के बाद भी क्लाइंट छोड़ के चले जाता है, तो तब वो एक थोड़ा डिप्रेस फील होता है कि भाई मैंने इसके लिए टीम लगाई, वो घिसा, और ये एंड ऑफ द डे छोड़ के क्यों जा रहा है। तो वो एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है, बाद ब्रेकअप में हो गया जाके फ्रेंड के पता साथ। चलता है कि चल, हाँ, वही, वो थोड़ा एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है कि भाई जो हुआ ठीक है, अब मूव ऑन करो। तो ये फेलियर में हैंडल कि मैं वर्क ज्यादा करता हूँ, मेरे को कभी भी कुछ ऐसे दुख होता है, मैं हर्ट होता हूँ, मेरा कुछ भी है ना, मैं काम बहुत करता हूँ, ये मेरा एक चीज अभी वो हो गया। वही तो ये एक होगा ना कि चीज है। ओवर डूइंग ही करना चाहिए। हाँ, हाँ। और सेकंड चीज है कि मैंने एक दो कैंपेन रन किए थे, वो कैंपेन फेल हो गए मेरे। तो वो एक मेरे को लगा कि यार मेरे पैसे गए और कैंपेन कैसे फेल हो गए। तो वहां से मैंने पूरा मेरा रूट चेक किया कि भाई मैं कहाँ पे मिस्टेक किया। तो मैं पूरी टीम, वो टाइम पे मैं और मेरे 2 3 ही टीम मेंबर थे, तो हम लोग बैठे थे पूरे कैंपेन का चीज किए, तब जाके पता चला कि भाई हम जिस ऑडियंस के लिए बनाए, हम वो ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, हम फलाने ढिकाने ऑडियंस के पास पहुंच जा रहे हैं। तो उसके बाद समझ गया मैं, तो मैंने जितनी मेरी मिस्टेक हुई
मैंने ओन अप की कि हाँ भाई ये मैंने मिस्टेक की, मैंने उसको ओन अप किया और मैंने उसको रिपेयर करना भी स्टार्ट किया। फिर वो एक दो बार मेरा फेल हुआ, उसके बाद मेरा कैंपेन्स हो गए एकदम सही, तीर निशाने पे लगता है। पहले साइड में निकल जाता था, अब निशाने पे लगना स्टार्ट हुआ है। और ऐसे नहीं कि अब निशाने में लगते तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं डे बाय डे खुद को और इम्प्रूव करता हूँ कि भाई मैंने अभी, समझो कि मुझे 100 के व्यूज चाहिए थे, तो अब मैं 200 के कैसे, मतलब मैं टारगेट सेट करते रहता हूँ कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँ। वो अपने बात को सही। खुशी में पागल नहीं होना है कि ये भाई मेरा सक्सेस हो गया, मैं तो ये इंडस्ट्री का टॉप बन गया, वो सब नहीं करना है। बराबर। चलो ठीक है, सक्सेस आई, उसको थोड़ा एक दिन बोलते हैं ना टीम वाले को, छोटी मोटी कॉफी पार्टी दे दो या कुछ भी खाना पीना खा लो, हो गया, नेक्स्ट दिन से चलो अपने काम पे लग जाओ। और मेरा थर्ड मिस्टेक था कि हायरिंग मिस्टेक हो गया था कि मैं मेरे दोस्त के दोस्त को बोल रहा आजा भाई मेरी एजेंसी में काम कर ले। मतलब मैं ऐसे लोग को हायर कर दिया था ना जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेरे स्टार्टिंग में 18 लोग की टीम थी, मैं बोला भाई दो क्लाइंट 18 लोग कैसे काम कर रहे हैं, पैसा वेस्ट इतना हो रहा है। उसके बाद है ना मैं समझ गया कि नहीं भाई अब सबको निकालो। फिर मैंने फिर से पूरी न्यू टीम बिल्ड की। तो अब हमारे पास कम है, लेकिन इतना है कि हम एक टाइम पे 8 9 ब्रांड्स बड़े बड़े हैंडल कर सकते हैं। तो बोलते हैं ना मिस्टेक से ही हम कुछ सीखते हैं। और तो जेनिन, मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारे एजेंसी के लाइफ में नेटवर्किंग या तुम्हारे नेटवर्क्स कितने काम है? नेटवर्किंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है एजेंसी लाइफ में। जैसे रेफरेंस हो गया, वो भी नेटवर्किंग के थ्रू ही होता है। और हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, तो हम, मैं तो ऑफलाइन कौन से एजेंसी को जानता नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन नेटवर्किंग करूंगा या कौन से इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जाऊंगा, तब जाके मैं वो एजेंसी के फाउंडर से मिलूंगा, वहाँ पे मेरे नंबर एक्सचेंज होंगे, हम फिर जाके बातचीत करेंगे। तो राइट। स्टार्टिंग के कोलैबोरेट के लिए और इंडस्ट्री के हेल्प के लिए नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट रहता है। और नेटवर्किंग यही करता है कि जो इंडस्ट्री है उसको एक साथ लाती है। अभी जैसे मुझे ये कंटेंट बनाना था, तो ये तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पे तुमने हेल्प की नेटवर्किंग की वजह से ना। हम तो आज के पहले कभी ऑफलाइन मिले नहीं, हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन हुआ, वहां से अपने बहुत अच्छा ये सब टॉपिक निकला, हम बोले चलो लेट वी कैन डू इट, हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये नेटवर्किंग की वजह से हुआ है। तो ये नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजेंसी लाइफ में। और तुम्हारे लिए क्या है नेटवर्किंग बिजनेस ग्रोथ में, क्या रोल प्ले कर रही है? मैं तो नेटवर्किंग में, इफ अगर एजेंसी छोड़ के बोली तो ओवरऑल लाइफ में मैं नेटवर्किंग को सबसे ऊपर रखता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट रखता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि हम जितने जैसा हमारा नेटवर्क रहेगा वैसा हमारा हम वैसे होंगे। तो एक अगर आपके नेटवर्क बड़े बड़े लोगों के बीच में है तो ऑब्वियसली आपके जो काम है, हम्म आपका कुछ भी हो वो आसानी से हो जाता है। मतलब सेम जो एजेंसी में होता है सेम वही है कि जितना आपका नेटवर्क हो, जितना आपके लोगों से पहचान हो, उतना जल्दी आपका काम हो जाता है हम्म और इतना इजीली आपका काम हो जाता है। अगर समझो आप हम्म। 10 बेकर्स के बीच में रहो जो केक्स बनाते हैं, और कब कई कल जाके आपको भी समझ आएगी कि आपको केक कैसा बनाना है। भले आपको ऑन द फर्स्ट स्टेज में नहीं हम्म आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाओगे। वैसे ही आपका नेटवर्क होता है, आपका नेटवर्क है, आपका नेटवर्क डिसाइड करता है। तो जैसा अपना अच्छा आपका नेटवर्क होगा, जितना हम्म आप बड़े लोगों, जितना आप नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, जितना आप अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे, जितना आप इन्फ्लुएंस लोगों के बीच में बैठोगे, उतना आपका जो काम होगा उतना आपका भी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, उतना आपका काम भी अच्छे से जल्दी से होगा और उतना अपना काम क्लियरली और स्मार्टली होगा। सो नेटवर्क इज द हम्म मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन, नॉट जस्ट इन ए बिजनेस, नॉट जस्ट इन एजेंसी, पूरे आपके ओवरऑल लाइफ में नेटवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो आप कोशिश करो, आप इवेंट्स पर जाओ, कोशिश करो आप कोई अच्छे पब में जाओ या अच्छे जिम में जाओ, जहाँ हम्म पे बड़े लोग आते हो, जहाँ पे इन्फ्लुएंशियल लोग आते हो। आप देखो, आप ऑब्जर्व करो, नहीं तो अपने एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करो, और आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा कुछ तो है, कुछ तो इसका पावर है, कुछ तो कहाँ पे इसका पावर पावर नॉट नॉट इन टर्म्स ऑफ हम्म। पॉलिटिकल, बट कहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस है, तो आपको कहाँ पे आप अटके हो, आप इससे काम करवा सकते हो। आप सेल्फिश मत बनो, आप भी उसकी हेल्प करो, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके बिना कोई आपसे हेल्प लिए वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन होते हैं लाइफ में,
तो आप भी अपने आप को ऐसा हम्म प्लेस करो कि आप भी किसी और की हेल्प कर सको, सो तब आपको हेल्प मिलेगी। हम्म सो ऐसे ही आप अपने नेटवर्क बना सकते हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सर एक मंदिर जाता हूँ, सो वहाँ पे एक नॉर्मल एक आदमी आता है। तो जब भी वो आदमी आता है 10 बॉडीगार्ड्स लेके आता है, और उसके हाथ में एक रोलेक्स होती है। रोलेक्स होती है, अरे एलवी एलवी के शूज पहन के आता है। सो मैंने अब तक उससे बात नहीं अरे किया, पर ऑब्वियसली मैं उससे कभी ना कभी बात करूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं उसके कुछ काम आ सकता। सो भाई, इस 10 चीज की वजह बॉडीगार्ड और रॉयलेक्स है तो सोचना ही राइट, पड़ेगा ना भाई। नॉर्मल मंदिर में आता है। सो मैं उससे बात करना चाहता, पर मैं हम्म अभी मेरे मन में ये है कि अभी उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उसकी कुछ हेल्प, मतलब उसके कुछ काम आ सकूं। हम्म सो ऑब्वियसली वो मुझसे बात ही क्यों करेगा ऐसा। पर मैं हम्म कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ टॉपिक निकालू बात करने का, और नेटवर्क बना उसके साथ। ऑब्वियसली कहाँ ना कहाँ मुझे हेल्प करेगा अपनी लाइफ। सो आप ऐसे जाओ, ऑब्वियसली। जा ऑब्वियसली, क्योंकि आप ना थोड़े बड़े जगह पे जाया करो, थोड़े अच्छे कॉफी शॉप में जाया करो, हम्म अच्छे जीन्स में जाया करो, अच्छे पब्स में जाया करो। वहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई आपको मिलेगा जो जो हम्म दिखने में नॉर्मल इंसान था, लेकिन ऑब्वियसली उसका रीच, उसका नेटवर्क, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो। सो नेटवर्किंग बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, नॉट जस्ट इन बिजनेस, हम्म इन ओवरऑल लाइफ। हम्म। मैं ये चीज में और चीज एक चीज याद आ गई। ये शायद से धीरू भाई अंबानी का है कि मुकेश अंबानी, शायद से धीरू भाई अंबानी का ये स्टोरी है। मुझे अभी परफेक्टली वो नाम नहीं याद आ रहा है कि स्टोरी किसकी है। कि वो अपनी पूरी पूरी सैलरी उड़ा देते थे ताज होटल में, ओके। वो नेटवर्किंग के लिए। वो शायद से गौतम, मुझे नहीं पता, मैं मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो अपने इंडियन बिलियनर ही है। वो सिर्फ पूरे बोलते हैं ना, अपने एक सैलरी हो जो पूरा महीने में काम करते थे ना, वो एक सैलरी लेके वहां पे जाते थे पूरा दिन। वो एक बोलते हैं ना प्रोफेशनल बन के, और वो एक कॉफी लेके और पेन और बुक लेके बैठते थे। और वो राइट। अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते थे कि आजू बाजू वाले क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं। वहां से उनकी छोटी मोटी नेटवर्किंग हुई और बराबर। बिजनेस ग्रोथ हुआ। मैं ये चीज का ऑब्वियसली लिंक्डइन पे पोस्ट डालूंगा। अच्छा हो मैंने आज ये टॉपिक उठाया, मैं इस पे ये पूरा पोस्ट लिख के डालूंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। क्योंकि नेटवर्किंग में अभी सादे भाषा में बोलूं तो बिजनेस के सिवा हम अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी नेटवर्किंग करते हैं। जैसे मैं अपने यंगस्टर हो गए, यूथ हो गए, जेंजिस हो गए, भाई वो लोग गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे तो भी डेटिंग ऐप पे ही ढूंढ रहे हैं ना, वो भी एक टाइप का राइट। नेटवर्किंग ही हुआ। तुम कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज फेस्ट हो रहा है, तुम नए फ्रेंड्स बना रहे हो, वो भी एक नेटवर्किंग के अंदर ही इंक्लूड हुआ ये सब चीज। अभी राइट। आंटियास हो गई, अपने फैमिली वाले हो गए, शादी में जा रहे तो बोलते हैं ना दूर के पहचान के हो जाते, वहां पे नए बराबर। कनेक्शन बिल्ड हो जाते। बराबर। ये नेटवर्किंग डेली लाइफ पे इम्पोर्टेंट है। और ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, सब चीज के लिए लागू और करता है। कहा ना कहा, ये जैसे सिर्फ नेटवर्किंग नहीं बोल सकते हैं, इसको एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बोल सकते हैं, कि आप कैसे कन्वर्सेशन कर रहे हो सामने वाले के साथ। हम्म सो बहुत लोग बोले कि भाई मुझे नहीं आता, कोई इंट्रोवर्ट हो। मैं सच बोल रहा हूँ ना, मैं भी बहुत हम्म इंट्रोवर्ट। मैं इवन ना, मुझसे अगर कोई 1 साल से रोज मिल रहा है ना, मैं फिर भी उसका दोस्त नहीं रहूंगा। मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ। मैं ना अपने आप को पुश करता अरे हूँ, अपने को फोर्स करता हूँ कि भाई मैं के सामने से बात करूँ, कुछ ना कुछ टॉपिक निकालो बात करने के हम्म लिए। और ऐसा करना पड़ेगा, यू नीड टू हम्म पुश योर बाउंड्रीज, आपको कंफर्ट के बाहर आना पड़ेगा। हम्म तब जाके आपकी नेटवर्किंग है, तब तब जाके आप ना 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 कुछ भी कर पाओगे लाइफ में। एक्चुअली नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है। आजकल के लोग नेटवर्किंग को क्या मान लिए पता है कि फ्लर्टिंग करना, छेड़ना, वो लोग ये सब सोच लेते हैं। जैसे अब समझ लो ना कि मेरी ग्रुप है और मुझे सामने कौन सी अच्छी दूसरी ग्रुप में एग्जांपल दे रहा हूँ कि दूसरी ग्रुप है, तो इफ मैं सामने वाले ग्रुप में आके बात कर रहा हूँ, वहां पे लड़की है, तो वो लोग के दिमाग में क्या रहेगा कि अरे भाई ये इसको बोलते हैं ना, कुछ वो एक्स वाई जेड दूसरे सोचते हैं। तो थोड़े सोच बदल लेना कि भाई हम सिर्फ फ्रेंड्स बना रहे, बात कर रहे, बात करने में कोई, भाई मैं तेरे से बात किया तो मेरे को फांसी तो नहीं होगी, नॉर्मल बराबर। चीज है। लेकिन आजकल के लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नेटवर्किंग से बिजनेस में होती है, लेकिन फैक्ट नहीं, क्या है कि नेटवर्किंग अपनी डेली लाइफ में होती लाइफ है। में होता है। और ये बराबर। डेली लाइफ की नेटवर्किंग जरूरी है। क्योंकि भाई तू नेटवर्किंग करेगा नहीं, तू घर पे पड़ा रहेगा ना, तेरे को कोई पहचान रहा है, बराबर। ये नेटवर्किंग की है। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो जो भी देख रहे ये हैं, लाइफ मैं स्किल तो है बोलूँ एक्चुअली सब नेटवर्किंग। अपनी, इट्स अ लाइफ हाँ, स्किल, नॉट अ नेट, बिजनेस स्किल। या इट्स अ लाइफ स्किल। इफ यू
इफ यू वांट टू डू नेटवर्किंग तो क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन स्किल। कन्वर्सेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ये करना बहुत जरूरी, बिकॉज जब तक आपको सामने वाले से बात करने नहीं आ रहा है, तुम जाके क्या बोलोगे, हाय, वो बोलोगे हेलो, खत्म हो गई बात। वो बात को भी लंबी खींचना, 2 2 3 3 घंटे बात करना, वो कर। मैं भी एक सॉल्यूशन देता हूँ, लेकिन प्लीज ये ज्यादा ट्राई मत करना। कौन से भी कंपनी के कॉल सेंटर में कॉल लगा दो और उनके साथ बात करते रहो। तुम्हें आइडिया मिल जाएगी कि कौन कैसे क्या बात करता है, और तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अरे मैं बात कर लूंगा ये XYZ बंदे से। तो लाइफ में छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो मुझे, ये एपिसोड 2 में मैं पूरा ही चेंज हो गया हूँ, एपिसोड 1 में मैं पूरा चेंज था। तो राइट। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि भाई क्या चीज मेरे पे अच्छी लग रही है, क्या चीज नहीं लग रही है, ये बराबर। सब चीज पे। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, कि क्लाइंट एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को कैसे मैनेज करते हो। सो जब भी क्लाइंट मेरे पास आता है, जब जब मैं डिस्कवरी कॉल पे होता हूँ या एक सेल्स कॉल पे होता हूँ, तो मैं क्लाइंट को एक टाइम स्केल देता हूँ, ये एक लेंथ देता हूँ टाइम कि भाई देखो, हम्म 1 महीने में हमारा ये रिजल्ट रहे, 2 महीने में हमारा ये रिजल्ट रहेगा। और मैं उसको कोशिश करता हूँ कि जितना हो उतना रियलिटी से एक्सपोज करूँ, क्योंकि बहुत लोग बहुत टाइम्स क्या होते हैं कि 1 महीने में उनको इतना सेल्स चाहिए, पहले उनकी ब्रांडिंग कुछ नहीं हुई है, उनको भाई सेल्स चाहिए। बिना ब्रांडिंग का तुम सेल ही कैसा करोगे? ब्रांडिंग को मिनिमम हमको बोलता है एटलीस्ट 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, तब जाके ब्रांडिंग हो सकती है, तब जाके आपकी सेल्स हो सकती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे ऑब्वियसली। एक्सपीरियंस के थ्रू है। कोई कोई बोलते हैं कि हम तो 1 महीने में कर देंगे, और कोई कोई कर भी देते हैं, पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, मैंने अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि मैं मिनिमम प्लान्स को बोलता कि मिनिमम मुझे 3 मंथ दो, तब जाके आपकी ब्रांडिंग कर सकता हूँ। अगर ब्रांडिंग अच्छी होती तब जाके मैं आपकी सेल्स करा सकता हूँ। बिना ब्रांडिंग का अगर कोई चाह रहा है, आपके पेज पे आएगा तो क्यों? अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, उसका ट्रस्ट कैसा बिल्ड करेगा? सो एक ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर होता है ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग होने के बाद ही मैं उसको बता सकता हूँ कि आप इतनी आपकी सेल्स हो सकती है। और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं कि वो बहुत कुछ सोच के आते हैं कॉल पे आने के पहले कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा वैसा। तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत कामली, बहुत कंपोज से उनको समझाऊँ कि देखो, आप जो सोच रहे हो पॉसिबल नहीं है, फिलहाल फिलहाल के लिए नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ टाइम बाद पॉसिबल हो सकता है। टाइम देना पड़ेगा आपको, पेशेंस देना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं है तो आप हम्म बिजनेस नहीं कर सकते। सो कहाँ ना कहाँ मैं उनको थोड़ा ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर, और जो मेरे एक्सपेक्टेड, मैंने उनको बताया कि 1 महीने में, 2 महीने में आपको ये मिल सकता है। जब वो दिखने लग जाता है कि हाँ भाई हो रहा है, तब एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ भाई, इस बंदे ने जो बोला कि 3 महीने बाद आपको सेल्स होगा, तो उसको बिल्ड, उनको भरोसा हो जाता है कि हाँ भाई 3 महीने तक मुझे वेट करना चाहिए, या जो भी उनको जो भी टाइम टाइम लिमिट दे रहा हूँ उसको उनको वेट करना चाहिए, उनको वो रिजल्ट रिजल्ट चाहिए। उनको बस मैं उनको बोलता हूँ कि आप पेशेंस रहो। आपको मैं जो रिपोर्ट्स होते हैं, एनालिटिक्स रिपोर्ट्स होते हैं, बाद में पेरेंट्स के रिपोर्ट्स होते हैं, जो भी रिपोर्ट्स होते हैं मैं उनको पेश करता हूँ, वो दिखाता हूँ कि देखो ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट्स है, यहाँ पे हम कम है, यहाँ पे हम ज्यादा है, और हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, ये हमारा सही चल रहा है, ऐसा। सो जब जब हम क्लाइंट्स को दिखाते हैं, जब हम क्लाइंट्स को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तब क्लाइंट्स को भी खाना का समय आता है, क्योंकि वो बिजनेस वाले हैं, वो सोशल मीडिया मैनेजर थोड़ी है ना, वो उनकी एजेंसी है। उनको हम्म मेन, उनका हम्म मेन जो रहता है वो चाहिए कि उनको बिजनेस चाहिए, उनको सेल्स चाहिए। तो कितना फॉलोअर्स ला रहा है, तो कितना एंगेजमेंट रेट ला रहा है, उनको वो सबसे मतलब नहीं, वो चाहिए भाई मुझे सेल्स सेल्स चाहिए। लेकिन वो सेल्स लाने के लिए उनको क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो अपना काम के थ्रू से एक्सप्लेन कर सके, और उनको कैसा ट्रस्ट बिल्ड करवा सके। जब वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तब हम इट्स इजी फॉर क्लाइंट टू गो ऑन। नहीं तो फिर क्या होता है कि 1 महीना क्लाइंट काम करेगा, फिर बोलेगा भाई कुछ इंप्रूवमेंट दिखते ना, मैं छोड़, ये होता है। तो हमें हम्म उसको समझाना पड़ता, बताना पड़ता है। और चाहिए तो हम हर एवरी वीक हम उनको उन पे कॉल पे लो, उनको बताओ कि अरे ये इम्प्रूवमेंट हुआ, अरे ये हम्म अच्छा हो रहा है अपने क्लाइंट अपने प्रोफाइल के साथ। तो जितना आप ओवर कन्वर्सेशन करोगे ना क्लाइंट के साथ, जितना आप ज्यादा बात करोगे, उतना वो फेमिलियर होगा आपके साथ, उतना उसको चीजें समझेगी। अगर आप उसकी सर्विस ले ली और उसको गोश्त गोश्त नहीं, पर आप सिर्फ काम करो, उससे बात नहीं कर, तो कहाँ ना कहाँ वो भी आपको भूल जाएगा, और 1 महीने बाद कुछ चला जाएगा, या 2 महीने में, 3 महीने बाद चला जाएगा। सो ओवर कन्वर्सेशन करो, ऑब्वियसली। ओवर ओवर एक्सप्लेन करो, ओवर क्वेश्चंस पूछो, तो क्लाइंट को उसके डिजायर रिजल्ट और एक्सपेक्ट रिजल्ट मैच हो जाते हैं। तुम कैसा करते हो? तुम क्या? मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ, हम्म, कि ये जो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन होते हैं, जो हम्म, नई एजेंसी
और वो एक्सपीरियंस नहीं रहती है। वो यार भाई वो मेरे को स्टूपिड लगते हो। क्लाइंट बोलता है मेरे को ये 1 महीने में ये चाहिए XYZ, अरे सर मैं इससे डबल करके दूंगा, अरे सर मैं ये करके दूंगा। और एंड ऑफ द डे क्लाइंट क्यों जाते हैं, मैं वो रीजन बता रहा हूँ कि भाई अब क्लाइंट को ऐसा फील करवा दे तो अब तो मेरा बिजनेस चला, करोड़ों में मैं चापा, और मेंट के एंड में दिख रहा है कि भाई उल्टा ये पैसा मैंने इन्वेस्ट किया लेकिन मुझे उसका कुछ रिटर्न मिला नहीं। मतलब आपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन तोड़ी, इस वजह से वो क्लाइंट आपसे चला गया। बराबर। ये और वो चीज चला तो पॉइंट चाहता ऑफ व्यू। ही है, चला तो चाहता ही है, हम्म, प्लस उसको वापस से एजेंसी पे ट्रस्ट नहीं होता, ये होता है। वही तो है। हाँ तो ये चीज करना बंद करो कि भाई झूठे एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं देने के। आप जितना हो सके उतना बोलो। उल्टा इफ आप 100% दे सकते हो ना, तो आप शो करो कि मैं सिर्फ 80% दे सकता हूँ। ये आप उनको 80% बोल के 100% दोगे ना, तो वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। वो ओवर बोलेगे डिलीवर कि कर। अरे भाई मैं तो हाँ, तो वो हैप्पी हो जाएंगे। और लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई मैं 200% ग्रो करके दे दूंगा, आपके इंस्टाग्राम आईडी आपके 100 फॉलोवर्स है तो मैं 1 लाख करके दे रहा हूँ, और मंथ के एंड में सिर्फ 10,000 हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार वो तो हर्ट होएगा, उसका पैसा बर्बाद हो रहा है, वो फिर वो एजेंसी पे ट्रस्ट ही कर देगा। और खाली फोकट उससे कुछ बेकार रिव्यू आपके एजेंसी के लिए डाल दिया, तो आपके एजेंसी को वो रिव्यू डिफेंड करते करते टाइम हो जाएगा, और भाई नाम खराब होएगा मार्केट में, वो एक अलग। तो ये सब चीजों के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा पर्सनली बोलता हूँ कि मैं क्लाइंट के साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखता हूँ कि भाई ये चीज है, आप बोल रहे हो कि 1 महीने में ये सब करके दो, मैं डायरेक्ट बोलता नहीं हो पाएगा। क्योंकि इफ मैं कर देता हूँ, वो बोल रहे कि मुझे 12 लाख 13 लाख की सेल्स ला के दो, मैं 1 महीने में ला के दे सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो हमें छोड़ देंगे, बराबर, तो उनका सेल फिर से ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि पैसा दे रहे सेल्स आ रही है। और ब्रांडिंग में क्या होता है कि 3-4 महीने एक बिल्डिंग, कैसे कि पहले पूरा अंडरग्राउंड पिलर बनाते, फिर फर्स्ट फ्लोर बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे करके पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। मतलब अपने ट्री का भी एग्जांपल दे दो कि हम सीड डालते, फिर पानी देते, फिर वो धीरे धीरे ट्री ग्रो होती है, फिर वो फल देती है। तो ये इसमें भी सेम यही चीज है कि भाई ब्रांडिंग में है कि स्टार्टिंग के 3-4 महीने लगेंगे कि पैसे जाते हैं, लेकिन 3-4 महीने के बाद धीरे धीरे रिजल्ट मिलते हैं। और इफ आप वो एजेंसी के साथ भी नहीं काम कर रहे हो ना, तो आपके वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट रहेंगे। तो वो एक अच्छी चीज है। मैं तो ये बोलता हूँ कि बिजनेस में पेशेंट इंपॉर्टेंट है, जितना काम करो अच्छा करो और आराम से करो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लियर कम्युनिकेशन कर देता हूँ कि मेरे से ये हो पाएगा, और मैं ये आपके लिए करूंगा, और एस्टिमेट मेरा ये टाइम पीरियड रहेगा। और मैं क्या करता हूँ ना कि क्लाइंट को हमेशा 15 दिन एक्स्ट्रा बोलता हूँ। मेरे को पता है कि मैं ये 20 दिन में कर लूंगा, तो मैं 10 दिन बढ़ा के देता हूँ। क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए, इंटरनेट हो जाए, या मेरा चीजें में ऊपर नीचे हो जाए, या मेरी टीम में से किसी की तबीयत खराब, कुछ भी हो सकता है भाई। हमें कल का पता नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मांग के रहता हूँ। और मैं इफ मैं किसका सोशल मीडिया हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं उसको 2-2 दिन का अपडेट देता हूँ, डेटा बना के कि देखो हमने ये पोस्ट किए, ये इतने रीच आए। तो धीरे धीरे मैं डेटा देते रहूंगा ना डेली बेसिस पे, तो उनको एक हाँ, ट्रस्ट बना रहेगा कि नहीं, कि ये प्रोसेस कर रहा काम है। हो रहा है। आप जितनी भी मेहनत करो, और आप डायरेक्ट एंड जब डेडलाइन रहेगी, आप उस दिन उसको दिखाओगे ना, उसको क्या लगेगा कि अब डेडलाइन आई है इसलिए तू बहाना बना रहा है। वो आपको समझेगे नहीं, वो क्या बोलेगे, तू बहाना बना रहा है कि तेरे से ये सब डिले हुआ है। तो इससे अच्छा आप पहले बता दो प्रोसेस कि देखो ये मेरा प्रोसेस है, और मैंने इतने इतने इतना काम मैं करते जा रहा हूँ। ये फिर वो डिले भी होता है ना, तो फिर क्लाइंट क्या करेगा कि ठीक है यार, तूने स्टार्टिंग से प्रोसेस मुझे दिखाया, तूने कुछ टाइम पास तो नहीं कर रहे, तो हमारा ही काम कर रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके फेवर में आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये डेटा मैं अब थोड़े थोड़े दिन में, 2-2 3-3 दिन में मैं दिखाते रहता हूँ। और मैं क्लाइंट के साथ है ना ट्रांसपेरेंसी खुला खुला रखता हूँ कि ये चीज होगी तो होगी। जहाँ पे इशू फेस हो रहा है तो आपको बोल देना। इफ आपके साइड से भी कुछ गलती हो रही है, तो भी भाई वो जी। बोलना मेरी फर्ज है कि भाई ये बराबर। सब इशू हो रहा है, ये सब इशू की वजह से मैं सफर कर रहा हूँ, और ये सब की वजह से जो भी हो सकता है, क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी।
क्यों खाली फोकट उनको कुछ जूते वादे दो, जूते एक्सपेक्टेशन करो। मैं तो बहुत क्लियर रहता हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी है, मेरी टीम ये इतना वर्क कर चुकी है। नहीं, और कुछ एथिक्स एंड होने ऑफ द चाहिए। डे लाइक, हाँ, और मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ। लाइक अभी मैं वही मेंशन किया कि वीक में एक पूरा रिपोर्ट बना के दे देना, और दिन के डेटा अलग कि मैसेज पे बताना कि आज हमने इतने इतना किया। और हर वीक में सैटरडे हो गया या संडे हो गया, पूरा एक पीडीएफ फाइल बना के दे देना कि देखो हम ये वीक में ये किए, इतने कंटेंट अपलोड किए, ये एडिट हुआ, ये सब हुआ। तो चीजें क्लियर रहेगी आप लोग के बीच में। और ये सब एग्जैक्टली। चीज की वजह से क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा, वो आपको शॉर्ट टर्म पे छोड़ के नहीं भागेगा। राइट। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये मेरा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। एग्जैक्टली। या कंपनी में और कुछ एथिक्स होने आजकल क्या चाहिए हो, हमारे। वही। और आजकल क्या हो गया है कि जो मैं मुझे ऐसे कुछ किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ एजेंसी क्या हो जा रहा है पता है कि क्लाइंट ले लेती है, फिर वो उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाता है ना, तो किसी दूसरी एजेंसी को हायर कर देती है कि आप ये करो, आप ये वर्क करो। तो जब आपको पता है कि आपकी एजेंसी से नहीं हो सकता, तो ये भी ट्रांसपेरेंस रखो कि मैंने ये आपके प्रोजेक्ट के लिए और एक एजेंसी के कॉलअप की है, वही सेम बजट में हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको वो बता के रखो। क्या पता कि वो जो सामने जिसके साथ कोलैब किया एजेंसी ने, उसने एक्सपीरियंस में वो ब्रांड को डाला कि देखो ये एक्सपीरियंस में ये एक्स वाई जेड मेरा ब्रांड है। और वो क्लाइंट को नहीं पता, वो क्लाइंट को किसी थर्ड पार्टी से पता चला ना, अरे तूने तो ये एजेंसी से करवाया और तेरी ये वाली एजेंसी क्यों पोस्ट कर दी है, तो वो दोनों में कुछ इश्यू हो इससे पहले हम क्लियर ही कर दो ना कि अरे राइट। भाई हमने इनके साथ कोलैब करके ये सब काम किया है। तो ये थे क्लाइंट्स के एक्सपेक्टेशंस। और ये हमारा आज यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है। थैंक यू फॉर थैंक वॉचिंग यू। द फाउंडर डिबेट सीरीज 1 एपिसोड 2। और एपिसोड 3 भी आ ही जाएगा बहुत जल्द। आप पहले ये पूरा देख लो। और हमने आप अपने कुछ इंस्टाग्राम पे, क्वेश्चंस, हाँ, आप अपने कुछ क्वेश्चंस बता हम्म सकते हो जो अब हम उसको डिस्कस कर सके। So you can tell us in the comment। आप बता सकते हो कि आपको शो और कैसा लगा। हाँ, और मैंने इंस्टाग्राम पे जो क्लिप्स है हर क्वेश्चन के और उसके आंसर के, वो क्लिप मैंने कट कर करके मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है 20 फीट जर्नी। तो कुछ ऐसे इश्यू हुआ, आपको लगता है कि ये शायद मेरे साथ रिलेटेबल है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके वो चीज को सेव कर लो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप वीडियो पूरा देखोगे, इससे अच्छा आप इंस्टाग्राम पे जाओ, डायरेक्ट वहां से ले लो। श्योर। और मैंने बूटस्ट्रैप योर ड्रीम स्टार्टिंग बिजनेस इन बजट, ये बुक है, मैंने वो बायो में भी मेंशन किया। एक बार वो भी पढ़ लो, उसके भी रिव्यूज कमेंट पे डाल दो। इफ आपके कुछ क्वेश्चंस भी है बिजनेस रिलेटेड, वो भी आप कमेंट पे डाल देना। हम ट्राई करेंगे कि सेकंड, ये अभी जो एपिसोड बनेगा लाइक थर्ड एपिसोड बनेगा, और थर्ड एपिसोड में हम क्वेश्चन एंड आंसर भी कवर करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड से हम ये वाला पोर्शन भी ऐड ऑन करने वाले हैं। तो इफ जिसको भी कुछ पूछना रहेगा, आप हमें कमेंट में दे दो और दबा के शेयर करो। और जो भी ये वीडियो शेयर करेगा इंस्टाग्राम पे हमें टैग करेगा, और उसका बिजनेस रहेगा, तो हम उसको फ्री ऑडिट देंगे दोनों एजेंसीज। और छोटी मोटी कुछ भी सर्विस रहेगी, हमें लगता है कि हम हमारी तरफ से फ्री में आपके लिए कर सकते हैं, तो वो आपको हम फ्री देंगे। तो गाइस, चलो शेयर करो, और मुझे, ओमकार या वायरल एरा को टैग करो, और फ्री सर्विस ले जाओ। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड थैंक यू ओमकार, ये वीडियो को इतना स्पेशल बनाने के लिए, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यूज भी शेयर करने के लिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड हो